Hello everyone. In the last few lectures of water chemistry, we have already discussed some external treatment methods. So today we will start discussing internal treatment methods. Calgon method is a very important method of internal treatment. So today we will discuss that how it is used and what is the basic principle. So, in this internal treatment of water softening, the insoluble hardness causing substances are converted into soluble complex substances. Now, you can find out the difference between the lime soda process principle and Calgon process principle. इन लाइम सोडा प्रोसेस व्हाट वी हैव डन लाइम सोडा प्रोसेस में हम लोगों ने जो बेसिक प्रिंसिपल देखा था वो क्या देखा था कि जितने भी सॉलेबल हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेस थे उनको इनसॉलेबल प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट कर रहे थे राइट. इनसॉलेबल प्रेसिपिटेट्स किसके थे? कैल्शियम कार्बोनेट के और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के. बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इन दिस इंटरनल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग बिल्कुल उसका उल्टा प्रिंसिपल है, यानी कि insoluble hardness causing substances are converted into soluble complex substances. So insoluble से soluble complex substances में convert कर रहे हैं. This is the basic principle of Calgon method. So in this method Calgon का हम use कर रहे हैं. And what is Calgon? Calgon is sodium hexametaphosphate Na2Na4P6O18, right? So ये जो ब्रैकेट बना है this is the coordination sphere और उसके बाहर की ओर है Na2, यानी कि जब इसका आयनाइजेशन होता है तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसके अंदर की स्पीशीज कॉम्प्लेक्स एनायन के फॉर्म में इंटैक्ट रहती हैं और ये आयनाइज होता है Na2Na+ अलग से निकलता है. सो वी विल सी टू इट. तो कैल्गन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि नाम से क्लियर है. जब इसको हार्ड वाटर में ऐड करते हैं तो ये प्रिवेंट करता है स्केल और स्लज के फॉर्मेशन को. स्केल और स्लज का फॉर्मेशन हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, बट स्केल और स्लज एक तरह से बॉयलर की प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कैल्गन का यूज़ कर रहे हैं, कैल्गन मेथड का यूज़ करते हैं. सो वेन एवर कैल्गन इज एडेड इन टू दी हार्ड वाटर then scale and sludge formation is prevented by forming soluble complex compound with calcium sulfate. Suppose calcium sulfate present है तो उसके साथ कैसे रिएक्शन हो रही, लेट अस सी. सबसे पहले जो आपने कैल्गन लिया हुआ है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ये आयनाइज करेगा. किस में आयनाइज करेगा? Na प्लस ये कॉम्प्लेक्स एनायन Na4P6O18 और बाहर आप देख रहे हैं दो नेगेटिव चार्ज है. सो 2Na प्लस सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जो है वो आयनाइज होकर सोडियम अलग हो रहा है और ये कॉम्प्लेक्स एनायन के फॉर्म में निकल रहा है. अभी देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स एनायन है ये इस सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा. ये सॉल्ट क्या है? कैल्शियम सल्फेट, विच इज़ कॉजिंग हार्डनेस टू दी वाटर, रॉ वाटर. तो यहाँ कैल्शियम सल्फेट है तो इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी. तो कैल्शियम जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाएगा और ये सोडियम बाहर निकलकर सोडियम सल्फेट बनाएगा. सो ये कॉम्प्लेक्स एनायन बन गया calcium hexametaphosphate. So this is sodium hexametaphosphate complex anion, this is calcium hexametaphosphate complex anion and this is soluble in water. ये soluble होगा और इसको हम लोग easily remove कर सकते हैं. and this is sodium sulfate, this is also soluble. So what we have found here, जो भी हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस है या कैल्शियम आयन्स हैं इनका रिमूवल हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायन. सो कॉम्प्लेक्स एनायन कीप्स द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन्स इन सोल्यूशन. ये सोल्यूशन में चला जाता है और इस तरह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं. सो दिस मेथड इज़ ऑल्दो नॉट केपेबल एप्लीकेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड कॉपर डिपोजिशन, बट this is very important method, internal treatment method, wherein we use calgon sodium hexametaphosphate in order to prevent the scale and sludge formation. So इस पूरे मेथड को अगर हम देखेंगे तो इसमें ये दो बेसिक प्रिंसिपल ध्यान रखेंगे. पहला बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि इसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैल्गन का यूज़ कर रहे हैं और इस तरह से आयनाइजेशन हो रहा है, यानी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें सोडियम और कैल्शियम आयन्स का आपस में एक्सचेंज हो जा रहा है. एंड इन दैट वे जो ये कॉम्प्लेक्स एनायन बन रहा है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स को सोल्यूशन में यानी सॉल्युबल फॉर्म में ले जाता है. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट मेथड, इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड इज़ फॉस्फेट कंडीशनिंग. फॉस्फेट कंडीशनिंग, जैसे ही फॉस्फेट कंडीशनिंग आ रहा है तो इसका मतलब कि हम फॉस्फेट्स का यूज़ कर रहे हैं. फॉस्फेट्स का यूज़ कर रहे हैं वाटर सॉफ्टनिंग के लिए. तो जैसे ही हम एडिशन करते हैं सोडियम फॉस्फेट का हार्ड वाटर में, ये हार्डनेस कॉजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम और मैग्नीशियम का फॉस्फेट बनाएगा जो कि सॉफ्ट होता है और नॉन एडेरिंग होता है और उसको ईजिली हम ब्लो डाउन ऑपरेशन से रिमूव कर सकते हैं. ब्लो डाउन ऑपरेशन क्या होता है कि इसमें हम
इसमें वाटर, सॉफ्ट वाटर ऐड करते हैं और इक्वलेंट अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करने के बाद उसको धीरे धीरे जो कंसनट्रेटेड पोर्शन है उसको हम रिमूव करते जाते हैं, सो दैट एवरी टाइम इक्वलेंट अमाउंट ऑफ वाटर इज़ एडेड। थोड़ा सा जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्शन है वो रिमूव कर दिया और फिर से इक्वलेंट अमाउंट ऑफ सॉफ्ट वाटर ऐड किया। इस तरह से हम जो भी हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेज हैं उनको हम इजीली रिमूव कर लेते हैं। हम फिर से यहाँ पर देखेंगे, द एडिशन ऑफ सोडियम फॉस्फेट इन हार्ड वाटर reacts with the hardness causing agents and gives calcium and magnesium phosphates. So let us look at the reactions here. Suppose calcium chloride or magnesium sulfates are present in hard water. So they react with sodium phosphate to form calcium phosphate and magnesium phosphate respectively, and then sodium chloride and sodium sulfate are also formed. और इन जनरल हम लोग 3 तरह के फॉस्फेट्स यूज़ कर सकते हैं। ट्राई सोडियम फॉस्फेट, ये काफ़ी अल्कलाइन होता है तो ये एसिडिक वाटर को ट्रीट करने में यूज़ होता है। डाई सोडियम फॉस्फेट, ये वीकली अल्कलाइन होता है तो ये वीकली एसिडिक या न्यूट्रल वाटर के लिए यूज़ होता है। डाई हाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट है जो कि एसिडिक होता है, काफ़ी एसिडिक होता है, तो ये अल्कलाइन वाटर को यूज़ करने के लिए, ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। सो दिस इज़ अनदर मेथड, phosphate conditioning, wherein we use sodium phosphate as the treating agent. Now colloidal conditioning भी एक important method है इंटरनल ट्रीटमेंट की। जो हम बात करें उसमें से एक हम लोगों ने कैल्विन ट्रीटमेंट डिस्कस किया, फॉस्फेट कंडीशनिंग डिस्कस किया, एंड दिस इज़ कोलॉइडल कंडीशनिंग। कोलॉइडल कंडीशनिंग में बेसिकली हम लोग जो स्केल फॉर्मेशन उसको अवॉइड करते हैं, राइट। सो स्केल फॉर्मेशन कैन बी अवॉइडेड इन लो प्रेशर बॉयलर्स बाय एडिंग सब्सटेंसेज लाइक केरोसिन, टेनिन, एगार एगार जेल एट्सेट्रा। ये इनका हम जब एडिशन करते हैं तो ये स्केल फॉर्मिंग प्रेसिपिटेट्स के ऊपर एक एब्जॉर्ब हो जाता है, इसको एड्जॉर्प्शन कहते हैं, यानी उसके ऊपर एक कोटिंग बना लेता है, एंड गिव्स अ लूज एंड नॉन स्टिकी प्रेसिपिटेट्स विच कैन बी ईजिली रिमूव्ड बाय ब्लो डाउन ऑपरेशन, राइट। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कोलॉइडल कंडीशनिंग में कुछ इस तरह से कोलॉइड्स का फॉर्मेशन होता है जब हम ऐड करते हैं केरोसिन, टेनिन, एगार एगार एट्सेट्रा। तो ये जो स्केल फॉर्मिंग सब्सटेंसेज हैं, प्रेसिपिटेट्स हैं, उनके साथ एड्जॉर्ब होकर एक कोटिंग बनाता है, और कोटिंग बनाने के बाद क्या करेगा, ये एक लूज या नॉन स्टिकी प्रेसिपिटेट बनाएगा, यानी वो एडहेर नहीं होगा, जो स्केल फॉर्मेशन होने वाला था उसको वो प्रिवेंट करेगा, और लूज एडहेरेंट, नॉन स्टिकी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में इसको हम ब्लो डाउन ऑपरेशन से ईजिली रिमूव कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म इज़ बॉयलर फीड वाटर, राइट। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉयलर फीड वाटर। सो वाटर फॉर स्टीम जनरेशन इज़ नोन एज बॉयलर फीड वाटर, ठीक है। सो बॉयलर्स आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग स्टीम इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ऑल ऑफ अस नो। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, इवन डोमेस्टिक यूजेस में भी हम बॉयलर्स का यूज़ करते हैं। So it is important that water required for boiler feed purposes, that is for steam generation, should be of very high quality and thus requires a lot of treatment, right? तो जो बॉयलर्स में हम वाटर यूज़ करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो पर्पज़ हो या इंडस्ट्रियल पर्पज़ हो, उसकी क्वालिटी हाई होना चाहिए, राइट। यानी उसका कुछ स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, उसका कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। सो व्हाट आर दोज रिक्वायरमेंट्स, लेट अस सी। सो द बॉयलर फीड वाटर मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। द हार्डनेस ऑफ वाटर शुड बी बिलो 0.2 ppm। तो जो भी वाटर हम बॉयलर्स में यूज़ करते हैं उसकी हार्डनेस कम होनी चाहिए, इट शुड बी बिलो 0.2 ppm। कास्टिक एल्कलिनिटी शुड बी इन द रेंज ऑफ 0.15 to 0.45 ppm, you should remember this. The soda alkalinity should be from 0.45 to 1 ppm, and excess soda ash should be 0.3 to 0.5 ppm. So these are specific requirements. You can learn these specific requirements which are very much important for boiler feed water. सो बॉयलर फीड वाटर में अगर इस तरह से क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। सो व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स, लेट अस अंडरस्टैंड दोज प्रॉब्लम्स। इफ़ बॉयलर फीड वाटर कंटेन्स एक्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ देन इट मे कॉज द फॉलोइंग इफेक्ट्स। कौन कौन से इफेक्ट्स हो सकते हैं? स्केल या स्लज का फॉर्मेशन हो सकता है, बॉयलर का कोरोजन स्टार्ट हो सकता है, प्राइमिंग एंड फोमिंग जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्राइमिंग और फोमिंग जो है वो वेट स्टीम फॉर्मेशन से रिलेटेड होती है। और चौथा इंपॉर्टेंट है कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट, राइट, एल्कलिनिटी से रिलेटेड होता है। सो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट यानी स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन और कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट को फोकस करेंगे। लेट अस कम टू द स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन इन बॉयलर्स। बड़े बड़े बॉयलर्स में आप लोगों ने देखा होगा इंडस्ट्रियल पर्पसेस में, जब हीटिंग पर्पसेस के लिए या स्टीम जनरेशन के लिए आप लोग यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स राइज होती हैं, जैसे कि उसमें चारों ओर एक मोटी सी लेयर बन जाती है जो कि उसकी हीटिंग वैल्यू को कम करती है, उसकी बॉयलर की एफिशिएंसी को भी कम कर देती है।
तो इन जनरल जब हम स्टीम जनरेशन के लिए वाटर का बॉयलर फीड वाटर का बॉयलर्स में यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वाटर तो वेपराइज होता है, राइट। वाटर स्टीम के फॉर्म में वेपराइज होगा एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स इंक्रीजेज ग्रेजुअली। तो उस वाटर में जो भी डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज़ करती है, और जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते बढ़ते एक सैचुरेशन लेवल के ऊपर चली जाती है तो क्या होता है कि ये जो इसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट आउट होने लगते हैं, है ना। जैसे जैसे उनकी स्टेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली, जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है वो उतना ज़्यादा प्रेसिपिटेट आउट या वो पहले प्रेसिपिटेट आउट होने लगता है। सो इन दैट वे वेन एवर वी हीट द वाटर इनसाइड द बॉयलर्स and the steam is formed, water evaporates, then some dissolved salts start precipitating out. When precipitation of the dissolved salts takes place in the form of loose, non-adherent, slimy precipitate, it is called sludge, right. On the other hand, if the precipitates form hard adhering coating on the inner walls of the boilers, it is called scale, right. So जब dissolved salts का precipitation हो रहा है तो दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये कि जब लूज नॉन एडेरेंट मतलब नॉन स्टिकी लूज प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। हियर यू कैन सी ये बॉयलर की वॉयल है चारों ओर, राइट। ये सर्कुलर बॉयलर है, इसके अंदर ये जो बॉयलर का इनसाइड पोर्शन है तो इसमें आप देख रहे हैं स्लज का फॉर्मेशन हो रहा है एंड स्लज इज़ इन द फॉर्म ऑफ लूज स्लाइमी प्रेसिपिटेट होता है एंड नॉन एडेरेंट मतलब ये जो बॉयलर की वॉल्स है उनसे स्टिक नहीं होता है, राइट। सो ये जो बॉयलर के अंदर स्लाइमी प्रेसिपिटेट है इसी को हम बोल रहे हैं स्लज, राइट। सो दिस इज स्लज इन बॉयलर। नाउ लेट अस कम टू द स्केल। स्केल के लिए हमने क्या बोला, व्हेन डिजॉल्व सॉल्ट्स आर प्रेसिपिटेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ हार्ड एडहेरेंट कोटिंग इनसाइड द वॉल्स ऑफ द बॉयलर्स। ये आप देख रहे हैं ये हार्ड कोटिंग बन जा रही है, राइट। ये वाटर है बॉयलर के अंदर। अभी यहाँ पर स्लाइमी प्रेसिपिटेट यानी स्लज की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर स्लज नहीं है, ये वाटर है और ये है हार्ड एडहेरेंट coating, sticky coating, right, and this is known as scale. So right, so in this way we can see that scale and sludge formation can be observed inside the boilers. Let us take one by one. sludge क्या होता है? sludge जो होता है वो होता है soft, loose मतलब non adherent का मतलब हो गया non sticky जो walls से stick नहीं होता है, और slimy होता है, loose precipitate होता है, formed within the boiler, inside the boiler. It is known as sludge and it is formed at comparatively colder portion of the boiler and collects in areas of the system where the flow rate is slow or at bends. जो bends होते हैं, जो joints होते हैं, या ऐसे कुछ areas जो comparatively ठंडे होते हैं जहाँ पे flow rate कम होता है, जहाँ पे कलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर स्लज का फॉर्मेशन होता है। स्लज किन सब्सटेंसेस से बनता है, कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्लज फॉर्मेशन के लिए? सो हियर वी कैन सी स्लज आर फॉर्म्ड बाय सब्सटेंसेस विच हैव ग्रेटर सॉलिबिलिटी इन हॉट वाटर दैन इन कोल्ड वाटर। ऐसे सब्सटेंसेस जो हॉट वाटर में ज़्यादा सॉलिबल होते हैं उनके थ्रू स्लज का फॉर्मेशन होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लज फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल magnesium carbonate, magnesium chloride, calcium chloride, magnesium sulfate, etc. So note it down that these are the salts which have higher or greater solubility in hot water. As the temperature increases, their solubility increases, and that is why they are responsible for sludge formation, right? Now what are the disadvantages of sludge formation? You can see अगर sludge का formation ज़्यादा हो रहा है, चूँकि sludge poor conductor of heat होता है, राइट, सो दैट इज़ वाई इट कॉजेज़ वेस्टेज ऑफ फ्यूल। जितना ज़्यादा स्लज का फॉर्मेशन होगा फ्यूल का उतना ही ज़्यादा वेस्टेज होगा, बॉयलर्स की एफिशिएंसी उतनी ही कम हो जाती है, और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वाटर का फ्लो जहाँ पर हो रहा है बॉयलर के अंदर, अगर वहाँ पर स्लज का फॉर्मेशन होगा तो पाइप्स की चोकिंग हो जाती है, पाइप्स या बॉयलर के पाइप्स की चोकिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्लज। इनका रिमूवल कैसे करेंगे? इसको या तो हम स्क्रैप ऑफ करेंगे किसी वायर ब्रश से, राइट। So this is the only way through which we can remove the sludge. This is the best way you can say. तो उसको किसी वायर्ड ब्रश से या किसी ब्रश से उसको स्क्रैप ऑफ कर देते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्लज। स्लज के लिए हमने उसको डिफाइन कैसे किया है कि यू लूज स्लाइमी प्रेसिपिटेट होता है जो कि वॉल पर स्टिक नहीं होता है, राइट। और स्लाइमी होने के कारण ये उन एरियाज़ में पाया जाता है जहाँ जो कोल्डर होते हैं रिलेटिवली, जहाँ पर बेंड्स वगैरह होते हैं, जहाँ पर वाटर का फ्लो रेट कम होता है, जहाँ पर कलेक्शन
एक्यूमुलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये ऐसे सब्सटेंसेस से हो रहा है जिनकी सॉल्युबिलिटी हॉट वाटर में ज़्यादा है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, राइट। लेट अस कम टू दिस स्केल नाउ। स्केल्स जैसा हम लोगों ने पहले भी डिफाइन किया, ये हार्ड होते हैं, ये एडहेरिंग यानी स्टिकिंग होते हैं, और ये जो बॉयलर की इनर सर्फेसेस हैं उनके वॉल से स्टिक होके, एडहेयर होके एक थिक लेयर बना लेते हैं, और जिनको रिमूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इवन विद द हेल्प ऑफ हैमर एंड चिजल, एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज स्केल एंड दे कॉज वेरियस प्रॉब्लम्स, राइट। बहुत सारी ट्रबल्स होती हैं। अब ये स्केल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं, कई रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि एक पहला रीज़न है डिकॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो अगर हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी परमानेंट हार्डनेस है, तो ये डिकॉम्पोज होती है कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आप देखेंगे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये स्केल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये स्केल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर ये जो एरो बना है ये थोड़ा उल्टा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल जाता है, बट यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, राइट। तो इसको आप लोग अपने लेवल पे चेंज कर लीजिएगा। सो स्केल का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है, लेकिन ये सॉफ्ट होता है, राइट। और लो प्रेशर बॉयलर्स में दिस इज़ द मेन कॉजेटिव फैक्टर। जो लो प्रेशर बॉयलर्स होते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट के कारण स्केल बनता है, लेकिन हाई प्रेशर बॉयलर्स में क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल हो जाता है, लाइक दिस कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर एंड इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि सॉल्युबल होता है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में इसका डिकॉम्पोजिशन हो जाता है और ये एलिमिनेट हो जाता है। सो हियर व्हाट वी हैव सीन या दैट हाई प्रेशर बॉयलर्स में कैल्शियम कार्बोनेट जो है स्केल फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लो प्रेशर बॉयलर्स में स्केल फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम कार्बोनेट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हाई प्रेशर बॉयलर्स में कौन सा सब्सटेंस होता है उसको देख लेते हैं। तो दूसरा सब्सटेंस है या दूसरा रीज़न है स्केल फॉर्मेशन के लिए, वो है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, राइट। सो कैल्शियम सल्फेट क्या होता है कि इट इज़ सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इनसॉल्युबल इन सुपर हीटेड वाटर, ठीक है। तो अभी हम हाई प्रेशर बॉयलर्स की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर कैल्शियम सल्फेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्केल फॉर्मेशन में। सो कॉन्सिक्वेंटली कैल्शियम सल्फेट गेट्स प्रेसिपिटेटेड एज हार्ड स्केल ऑन द हीटेड पोर्शन ऑफ बॉयलर, राइट। कोल्डर पोर्शन में कैल्शियम कार्बोनेट का ज़्यादा रोल होता है, लेकिन हीटेड पोर्शन में अगर हम बात करें तो कैल्शियम सल्फेट ही मेन रिस्पॉन्सिबल सोर्स होता है स्केल के डिपोजिशन में। दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ स्केल इन द हाई प्रेशर बॉयलर्स, राइट। सो लो प्रेशर बॉयलर्स में याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, बट हाई प्रेशर बॉयलर्स में कैल्शियम कार्बोनेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है क्योंकि वो डिजॉल्व हो जाता है, वो सॉल्युबल होता है। और हाई प्रेशर बॉयलर्स में कैल्शियम सल्फेट रिस्पॉन्सिबल होता है स्केल फॉर्मेशन के लिए। सो कैल्शियम सल्फेट स्केल इज़ क्वाइट एडहेरेंट, ये काफ़ी टाइटली वॉल के थ्रू स्टिकी हो जाता है, यानी उससे एडहेयर हो जाता है, एंड डिफ़िकल्ट टू रिमूव इवन विद द हेल्प ऑफ हैमर एंड चिजल। Another important source for scale formation may be hydrolysis of magnesium salts, right? तो मैग्नीशियम सॉल्ट्स अगर प्रेजेंट है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है हार्ड वाटर में, तो वो क्या करेगा, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी स्केल के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होता है। सो डिजॉल्व्ड मैग्नीशियम सॉल्ट्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस फॉर्मिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट विच फॉर्म्स अ सॉफ्ट टाइप ऑफ स्केल। ये सॉफ्ट स्केल का फॉर्मेशन कर रहा है। इवन लास्टली हम देख रहे हैं कि अगर सिलिका प्रेजेंट है, राइट, अगर छोटे से अमाउंट में भी सिलिका अगर प्रेजेंट है तो वो कैल्शियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, और ये डिपॉजिट जो है वो बॉयलर के इनर वॉल में, इनर साइड में स्टिक हो जाते हैं, फर्मली स्टिक्ड हो जाते हैं, एंड दे आर ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, राइट। सो जो सैंड फिल्टर का हम यूज़ करते हैं वहाँ से हमें इसमें सिलिका का इसमें एंट्री हो जाती है, एंड दैट इज़ वाई सिलिका मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्केल। लास्ट इज़ कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट, राइट। ये जो हम लोग बॉयलर की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने एक पढ़ा था स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन पढ़ा था, राइट। और इसमें हम लोग प्राइमिंग, फोमिंग एट्सेट्रा को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो हमने बोला था कि इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट को। तो कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉयलर कोरोजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसको हम लोगों को रिमूव करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉयलर कोरोजन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली एल्कलाइन वाटर इन द बॉयलर इज नोन एज कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट हाईली एल्कलाइन वाटर के कारण होता है, और इसके कारण प्रॉब्लम क्या आती है कि बॉयलर ब्रिटल हो जाता है कास्टिक सब्सटेंसेस के एक्यूमुलेशन के कारण, और ये ब्रिटल होकर
ब्रेक करने लगता है, यानी उसकी लाइफ कम हो जाती है। अभी क्या होता क्या है कि जब हम लोग, आप याद करेंगे तो लाइम सोडा प्रोसेस में हम लोग सोडा का यूज़ करते हैं, है ना। तो जब हम थोड़ा सा ज़्यादा सोडा का यूज़ करते हैं, राइट, Na2CO3 का स्लाइट एक्सेस अगर हम यूज़ करने लगते हैं, तो क्या होता है कि वो हम यूज़ करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स के रिमूवल के लिए। तो लो ट्रीटमेंट बॉयलर्स, लो प्रेशर बॉयलर्स में तो ठीक है, इसका यूज़ काफ़ी हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन हाई प्रेशर बॉयलर्स में ये जो फ्री सोडियम कार्बोनेट है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, राइट। लो प्रेशर बॉयलर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री इसका यूज़ हो जाता है, लेकिन हाई प्रेशर बॉयलर्स में ये हाइड्रोलाइज हो जाता है इन दिस मैनर। सो हियर यू कैन सी द रिएक्शन, Na2CO3 यानी सोडा हाइड्रोलाइजेज यानी रिएक्ट्स विद वाटर एंड देन फॉर्म्स NaOH, राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एल्केलाइन होता है, सो दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू that it causes alkalinity in water. So boiler corrosion which takes place due to the presence of highly alkaline water is known as कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। सो जैसे ही ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट होगा। अब ये जो NaOH बना है ये क्या करेगा, और बाकी के जितने भी एल्केलिनिटी, नेचुरल एल्केलिनिटी है, उनके साथ ये मिलकर ये बॉयलर वाटर को कास्टिक बना देगा, बहुत ज़्यादा कास्टिक हो जाता है। तो होता क्या है कि ये जो NaOH है ये बॉयलर के जो क्रैक्स हैं, बेंड्स है या जॉइंट्स है, वहाँ पर वो ट्रैवल करता है। वाटर तो इवेपोरेट कर जाता है, लेकिन जो NaOH की कॉन्सेंट्रेशन है, जो सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोलाइज होकर NaOH बना रहा था, ये इन पॉइंट्स पे यानी क्रैक्स, बेंड्स और जॉइंट्स में ये एक्यूमुलेट हो जाता है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ जाती है, एंड दैट इज़ वाई इट कॉजेज, दिस इज़ हाउ इट कॉजेज एम्ब्रिटलमेंट। सो एल्केलिनिटी या कास्टिक जो इसकी कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, राइट। प्रिवेंशन ऑफ कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट, अगर हम सोडियम कार्बोनेट की जगह पे सोडियम फॉस्फेट यूज़ करने लगे तो हम इसकी जो टेंडेंसी होती कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट की उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था हाई प्रेशर बॉयलर में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही थी विद द यूसेज ऑफ एक्सेस और एक्स्ट्रा यूसेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट की जगह पे कभी कभी हम लोग सोडियम फॉस्फेट का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा करें जो क्रैक्स, बेंड्स और जॉइंट्स हैं उनको बंद करने के लिए, उनको ब्लॉक करने के लिए टेरेंस का कुछ लिक्विड्स का यूज़ करने लगे हैं ना, जेल वगैरह का यूज़ करते हैं, जिससे कि ये जो NaOH उन क्रैक्स, बेंड्स और जॉइंट्स में एंटर कर रहा था उसको हम लोग ना जाने दें, उनको रोक सकें। सो दिस इज़ हाउ वी कैन प्रिवेंट दी formation of increasing alkalinity, and that's why the happening or the occurrence of caustic embrittlement. This is reverse osmosis is another method which is there in your syllabus. So let us see what is reverse osmosis. Osmosis का नाम आप सबने सुना है। Osmosis के केस में क्या होता है कि suppose ये एक YouTube है, this is a YouTube, right, and here you can see that there are two solutions. One is concentrated and the other is less concentrated or dilute solution. So it may be contaminated water, or it may be soft water, or pure water, and both these solutions or both these solvent and solution are separated from each other by a semi permeable membrane. इन दोनों के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाई हुई है। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि देर इज़ अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, यानी इधर से इधर मूवमेंट हो रहा है इसका, ये होता है ऑस्मोसिस में, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड साइड में अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मूवमेंट रिवर्स डायरेक्शन में होने लगता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इस केस में क्या होगा, ये जो कंटामिनेटेड वाटर है या हार्ड वाटर है, इससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं ये यहीं पर रह जाएंगे, क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको अलाउ नहीं करती है मूवमेंट को, एंड दैट इज़ वाई द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव टुवर्ड्स दिस साइड, एंड फ्रॉम दिस साइड वी कैन गेट प्योर वाटर. So reverse osmosis is actually the reverse of osmosis. Osmosis में वो नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें हम देखेंगे कि देर इज़ अ जनरल टेंडेंसी, नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन. बट अगर हम एक ऑस्मोटिक प्रेशर, एक अप्लाइड प्रेशर यहाँ पर लगा रहे हैं तो इसका मूवमेंट यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा. तो यानी वाटर यहाँ पर, प्योर वाटर यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा. Right. So the membrane that we use here is
the cellulose acetate, or the more recently used membrane is polymethacrylate and polyamide membranes, that they do not allow the solute to pass while the solvent is forced through and collected as a pure solvent in a direction as shown in this figure, right? So what we have discussed here कि हम यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो कि सेलुलोज एसिटेट की हो सकती है या पॉलीमेथ एक्राइलेट की हो सकती है, पॉलीअमाइड की हो सकती है, इसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी सोल्यूट है, सोल्यूट पार्टिकल, वो यहीं रह जाता है, उसको हम ये मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती है, जबकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से डाइल्यूट सोल्यूशन की तरफ मूव कर रही है. सो इन दैट वे वी गेट प्योर वाटर फ्रॉम हियर. Now, what are the advantages of reverse osmosis? Here we can see these, there are four to five important points. Let us see what are those points. Easy maintenance and economical as the membrane lifespan is high. ये जो मेम्ब्रेन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसकी लाइफ काफ़ी हाई होती है, तो बहुत आराम से इकोनॉमिकल वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट. इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ रिमूविंग आयनिक एज वेल एज नॉन आयनिक कोलॉइडल एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक मैटर. इससे कोलॉइडल सिलिका का भी रिमूवल हो जाता है, जो कि डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस में रिमूवल डिफ़िकल्ट होता है, जिसका द मेन टेंडेंसी कॉस्ट या उसके जो सुपरविजन की कॉस्ट होती है इज़ ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. केवल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, जिसकी लाइफ वैसे भी बहुत हाई होती है, उसी को रिमूव करने के लिए यहाँ पर कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, अदरवाइज नहीं होता है. द लाइफ टाइम ऑफ मेम्ब्रेन इज़ क्वाइट हाई, यानी कि लगभग 2 साल तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सो द मेम्ब्रेन कैन बी रिप्लेस्ड विद इन अ फ्यू मिनट्स, देयर बाय प्रोवाइडिंग नियरली अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई. सो इससे अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई हो रही है, इकोनॉमिकल वे में हो रही है, हाईली एफिशिएंट वे में हो रही है. दैट इज़ वाई दिस प्रोसेस इज वेरी सिग्निफिकेंट. नाउ लास्ट स्लाइड कंटेन्स the meaning of potable water, right? Sometimes you may be asked that what do you mean by potable water? So actually water which is free from contaminants or water that is safe for human consumption is called potable water, right? तो कुछ specifications होते हैं potable water के, that you must remember. So following are the specifications of potable water. The water should be clear, right? Clear means colorless होना चाहिए, odorless and pleasant टेस्ट, सॉरी. तो उसका जो टेस्ट है वो प्लेजेंट होना चाहिए, राइट, क्लियर होना चाहिए, ओडरलेस होना चाहिए. सो इट मीन्स दैट इट शुड बी प्योर. द ऑप्टिमम हार्डनेस ऑफ वाटर मस्ट बी 125 ppm. द pH ऑफ पोर्टेबल वाटर शुड बी 7 to 8.5. and then recommended maximum concentration of total dissolved solids is in potable water must not exceed 500 ppm. Turbidity, it should not exceed 25 ppm. Water must be free from heavy metals like lead, arsenic, chromium and manganese. इस टाइप के जो heavy metals हैं वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए क्योंकि ये poisonous होते हैं. Water must be free from pathogenic bacteria. ये जो pathogenic bacteria हैं ये नहीं होने चाहिए. The water must be, that is why ये जो alkalinity हम लोगों ने यहाँ पर pH लिखा हुआ है, ये इतनी maintain रहती है, तो ये pathogenic bacteria को kill करती है. The water must be free from dissolved gases like hydrogen sulfide, carbon dioxide and ammonia, etc. So thank you very much. This is all about today's water chemistry's last lecture, wherein we have covered all the internal treatment methods, reverse osmosis treatment method, along with the specifications of potable water. So in this way we have come to an end of water chemistry. Let us see how well you go ahead with the learning, and if you have any problem you can ask, you can share with me. Thank you very much.